हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR नेट, TIFR, गेट, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अभी तक के काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के दो लेक्चर्स में अपन ने देखा कि भाई N, Z, R, N क्रॉस N, Z क्रॉस N ये फाइनाइट टाइम होते हैं। तो फाइनाइट टाइम ही क्यों होते हैं, तो उसमें काउंटेबल होगा, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम में अनकाउंटेबल हो जाएगा। सो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में अपन ने अभी तक ये देखा, ठीक है। फिर अपन ने R को देखा, फिर उसके साथ साथ अपन ने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को देखा, फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज को देखा, ठीक है। ये मेरे पास A B, ये मेरे पास इसके सिमिलर कैसे होता है, ये मेरे पास ओपन A क्लोज B के सिमिलर कैसे होता है, इसकी अपन ने थ्योरम देखी। और लास्ट लेक्चर में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के पार्ट 2 में अपन ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी। क्या थी वो, कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने भी फाइनाइट सेट है ना, तो उन फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन वो मेरे पास काउंटेबल है और इनफाइनाइट सेट्स का कलेक्शन वो अनकाउंटेबल है। सो अभी तक अपन ने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के पार्ट 2 में इतना देखा है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में अपन देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मेरे पास काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे किसी सेट पर। तो किस पर, किसी सेट पर। सो इसी को लिखते हैं लेट R बी एनी सेट देन Rx। ये R सेट ऑफ रियल नंबर वाला नहीं है ये, ओके। सो Rx में कौन आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहे हैं Px, यानी कि A0, A1x, A2x स्क्वायर, A3x क्यूब, इस तरह से ये आते जा रहे हैं। सच दैट कि मेरे सारे के सारे AI, फॉर ऑल AIs कहाँ से आ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ R, सेट R से, है ना। ये जो सेट R लिया ना मैंने, इससे आ रहे हैं ये। तो ये मेरे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। कंडीशन गिवन है कि R काउंटेबल है, कंडीशन गिवन है R अनकाउंटेबल है। तो दोनों चीज़ का अपन देखने वाले हैं। तो ये कब काउंटेबल होगा, कब अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो मेन चीज़ आपसे पूछी जाएगी ना वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सो देखो, अच्छा, अगर मेरे पास मान लो केस वन, अज्यूम दैट R is uncountable, तो Rx क्या होगा, Rx मेरे पास क्या होगा बताओ। अब देखो R अनकाउंटेबल, तो Rx के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। Rx मतलब क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी कि मैं फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ R के लिए, R अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये रियल नंबर वाला नहीं है, ये वाला R है। सो फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ R के लिए मैं AX ऐसा पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये डिफाइन कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं AX स्क्वायर किसी भी तरह का डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरह का अज्यूम कर लो, मैंने कांस्टेंट ही ले लिया, ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये इस तरह के मेरे पास कितने पॉलिनोमियल बन जाएंगे Rx में, व्हेन A इज कमिंग फ्रॉम R, कितने बन जाएंगे मेरे पास, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे, ठीक है। एक ए के लिए ये, फिर कोई बी एलिमेंट ऑफ आर है
तो कितने कितने एलिमेंट है मेरे पास आर में, अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो उन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में अनकाउंटेबल कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ही मेरे पास अनकाउंटेबल है, तो फिर उनके साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, मैंने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया ना आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह का, तो वो भी मेरे पास क्या है, वो अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब अगर मेरे पास आर अनकाउंटेबल है तो इंप्लाइज दैट आर एक्स इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, आर एक्स इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आर काउंटेबल है तो आर एक्स अनकाउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, अज्यूम दैट कि आर क्या है मेरे पास, फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल। ओके, सो एक बार फाइनाइट फिर एक बार इनफाइनाइट के केस में अपन चेक करेंगे, तब इंप्लाइज दैट आर एक्स मेरे पास फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, पहले तो ये चेक करते हैं अपन। ठीक है, आर क्या है, फाइनाइट है, तो आर एक्स क्या होगा बताओ भाई, आर फाइनाइट है, अज्यूम कर लो आर मेरे पास ये ही है कि नहीं। सो आर एक्स में मैं इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल ए डिफाइन कर सकता हूँ, कर सकता नहीं कर सकता, फिर इसके साथ ए एक्स डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर डिफाइन कर सकता हूँ, एक पॉलिनोमियल ये एक ये ए एक्स क्यूब डिफाइन कर सकता हूँ, ए एक्स टू द पावर एन डिफाइन कर सकता हूँ, वेयर एन एलिमेंट ऑफ एन, और ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो मैंने दो लिए, फाइनाइट में मैंने यहाँ पर दो लिए, लेकिन मैं एक ही एलिमेंट से कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जनरेट कर पा रहा हूँ। ये इनफाइनाइट हुए नहीं हुए, एन एलिमेंट ऑफ एन भी अगर लेता हूँ तो इनफाइनाइट हुए नहीं हुए, और फिर अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो और जुड़ जाएंगे पॉलिनोमियल। तो अगर आर फाइनाइट है तो इसका मतलब आर एक्स क्या होगा मेरे पास, इनफाइनाइट होगा, आर एक्स मेरे पास इनफाइनाइट होगा। ओके, अब यहाँ तो मैंने दो लिए, अगर मान लो मैं एक ही लेता, सिर्फ ये ही लेता, मैं ए ही लेता, एक एलिमेंट लेने से भी मेरे पास इनफाइनाइट आ गए। सो क्या केस बने कि मेरे पास आर एक्स फाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट, यहाँ भी आर एक्स इनफाइनाइट हुआ, अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट हुआ, यहाँ भी आर एक्स इनफाइनाइट हुआ। सो मैं क्या करूँ कि मेरे पास आर एक्स काउंटेबल यानी कि फाइनाइट आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो इसका तरीका क्या है, अभी इसी स्टेटमेंट को वापस पढ़ो कि आर फाइनाइट है तो इसका मतलब आर एक्स इनफाइनाइट है। इसका मतलब अगर मैंने ये ए भी ले लिया ना, अगर मैंने ये ए भी ले लिया तो मेरे पास आर एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर मैंने सिंगलटन जीरो लिया तो मेरे पास आर एक्स फाइनाइट बनेगा नहीं बनेगा बताओ, क्योंकि इससे कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो बनेगा, जीरो एक्स बनेगा वो भी जीरो के इक्वल, जीरो एक्स स्क्वायर बनेगा वो भी जीरो के इक्वल, जीरो एक्स टू द पावर एन बनेगा वो भी जीरो के इक्वल, है कि नहीं, जीरो पॉलिनोमियल मतलब है ना, जीरो पॉलिनोमियल है ये। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाओगे या फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो वो भी क्या बनेगा, जीरो के इक्वल, यानी कि मेरा आर फाइनाइट बट सिर्फ जीरो, यानी कि आर अगर सिर्फ सिंगलटन जीरो है तब जाके मेरे पास आर एक्स क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। ठीक है, तब जाके मेरे पास आर एक्स फाइनाइट बनेगा जो कि जीरो होगा। आगे बात समझ में, तो इस चीज को अपन लिखेंगे और इस चीज को आपको समझना है। ओके, सो देखो, सो इसका मतलब क्या हुआ, सो केस 3, इफ आर इक्वल्स टू 0 implies that आर एक्स इज फाइनाइट, आर एक्स फाइनाइट होगा, और आर एक्स भी क्या होगा मेरे पास, आर एक्स भी मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, तो अब जाके मेरे पास जीरो आएगा, तो यानी कि फाइनाइट का क्या केस बनता है, सिर्फ जीरो होगा तभी, वरना अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर मैंने आर एक्स डिफाइन किया है, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अभी तक मैंने फाइनाइट के लिए देख लिया, अब मैं इनफाइनाइट अनकाउंटेबल के लिए देखूंगा, काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए देखूंगा मैं, लेकिन थोड़ा रुक के देखूंगा। अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि आर एन एक्स, सो आर एक्स और आर एन एक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बताओ, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, मैंने उसमें पढ़ाया है, उसमें पी एक्स और पी एन एक्स वही सेम डिफरेंस है। ठीक है, सो आर एन एक्स क्या है, इसमें भी पी एक्स आएगा, सो पी एन एक्स आएगा, यानी कि ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, यानी कि अगर आपने आर एन एक्स लिया है तो एन एक बार फिक्स हो गया, एन इसमें वेरी नहीं करेगा। बट आर एक्स में कोई भी एन फिक्स नहीं है, एन इसमें वेरी कर सकता है, ये डिफरेंस है। फॉर ऑल
ए आईज कहाँ से आएंगे, एलिमेंट ऑफ आर। ओके, सो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो कि अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या गलत है कि आर एक्स इक्वल्स टू यूनियन ऑफ आर एन एक्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ एन, ऐसा गलत होगा क्या भाई? आर एन एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, तो आर एक्स ये भी पॉलिनोमियल है, तो आर एक्स क्या है, इन आर एन एक्स का यूनियन है। और अगर मैंने आपको ये शो कर दिया कि अगर ये मेरे पास काउंटेबल है, तो अपन जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑल्सो काउंटेबल। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा, और इसको मैं अभी प्रूव करूंगा कि ये मेरे पास काउंटेबल है। लेकिन कब, लेकिन ये आर एन एक्स मेरे पास काउंटेबल कब होगा, जब मेरे पास आर क्या होगा, काउंटेबल। क्योंकि अगर आर काउंटेबल नहीं हुआ इसका मतलब आर अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल होते तो आर एक्स मेरे पास अनकाउंटेबल है, या फिर आर एन एक्स बोल दो, आर एन एक्स भी मेरे पास अनकाउंटेबल है। ठीक है, सो अब अपन लेके चलेंगे कि अगर मेरे पास आर काउंटेबल है, अगर मेरे पास आर काउंटेबल है तो आर एन एक्स मेरे पास काउंटेबल कैसे होगा। ठीक है, सो इसी की पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन के बेस पर ही, पॉलिनोमियल वाली जो डाटा है इस बेस पर अपन एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ओके कि ये मेरे पास काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा। सो देखो, सो इफ आर इज काउंटेबल, ठीक है, implies that आर एन एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। आर एन एक्स क्या है, ये भी मेरे पास काउंटेबल है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। सो आर एन एक्स क्या है मेरे पास, आर एन एक्स को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं कि भाई इसमें पी एन एक्स है सच दैट कि ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन, ए एन एक्स एन, और मेरे पास ए आईज कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, एलिमेंट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, ये मेरे पास जो मैंने आर सेट डिफाइन किया है वहाँ से आएंगे। क्लियर? सो अब मैं एक, अच्छा पहले ये चीज़ बताओ मेरे को कि आर काउंटेबल है तो मेरे पास ये फाइनाइट टाइम इनका प्रोडक्ट काउंटेबल होगा क्या अनकाउंटेबल होगा, आर क्रॉस आर, ये फाइनाइट टाइम ये मेरे पास काउंटेबल होगा। अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम लिख देता तो वो मेरे पास अनकाउंटेबल हो जाता, हो सकता था। ठीक है, वो मेरे पास हो सकता था। ओके, और अनकाउंटेबल ही होगा वैसे, देख लो ना, क्योंकि अगर मान लो आपने फाइनाइट टाइम में अगर ए बी लिया, A1 B1 ऐसे ले लिया आपने। ओके, अब इसको आप इनफाइनाइट टाइम ऑपरेट करते जाओगे तो इनफाइनाइट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, A1 B1। इनफाइनाइट में सबसे छोटा नंबर अलिफ नोट ही है, उसके बाद C, उसके बाद F। तो अगर ये अलिफ नोट टाइम भी आ गया, अगर ये अलिफ नोट टाइम भी आ गया तो इसकी टोटल एक ही कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 2 टू द पावर अलिफ नोट, यानी कि वो C बन जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास ये फाइनाइट टाइम R है तो वो भी काउंटेबल होगा, व्हेन R इज ऑल्सो अ काउंटेबल सेट। ओके, सो R काउंटेबल है, इसका मतलब R क्रॉस R फाइनाइट टाइम ये भी काउंटेबल होगा। ओके, सो अब मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, फाई कहां से, RN एक्स से, किस पर, R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R, और ये कितने टाइम, ये आ रही है मेरे पास n+1 टाइम, यानी कि इस R को मैंने कितने टाइम लिखा है, n+1 टाइम लिखा है, सच दैट अब इस फाई को डिफाइन भी तो करें ना अपन, तो फाई ऑफ px, यानी कि मेरे पास इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो मेरे पास ये फाई ऑफ px यानी कि a नोट a1x an xn इस तरह का होगा, rnx में कोई भी एलिमेंट, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरे पास a नोट a1 a2 an। भाई r क्रॉस r इनमें क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है ना, तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सो ये इस तरह से है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास जो मैपिंग फाई जो मैंने डिफाइन करी है, ये मेरे पास 1 1 होएगी नहीं होएगी, देखते हैं। 1 1 होने का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज करूँ सो इसमें चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो x तो नॉर्मल है, वेरिएबल है, x में तो क्या चेंज करोगे, वो तो वेरिएबल है, तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा ai में चेंज होगा, इन्हीं में इसमें से किसी एक ai में चेंज होगा, और जैसे ही मान लो इस ai में चेंज हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो अगर 10th नंबर के ai में चेंज हुआ तो यहाँ भी
10th नंबर के AI में रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेम ही तो लिखे हैं अपन ने, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्लाइड चेंज से यहाँ पर स्लाइड चेंज आ रहा है, और यहाँ ये हर एलिमेंट की इमेज यूनिक आ रही है इधर, यानी कि क्या हुआ, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, फाइव क्या है मेरा 1 1, और 5 1 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सो इंप्लाइज दैट 5 इज 1 1, इस इंप्लाइज दैट कि कार्डिनलिटी ऑफ आर एन एक्स लेस देन इक्वल टू अलिफ नोट। भाई काउंटेबिलिटी इनफाइनाइटली है और फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, अलिफ नोट, यानी कि आर एन एक्स की कार्डिनलिटी क्या हुई, अलिफ नोट के लेस देन इक्वल टू हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मेरे पास आर एन एक्स इज काउंटेबल, और आर एन एक्स काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। अभी अपन ने देखा था, क्योंकि आर एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ आर एन एक्स होगा, वेयर एन एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, तो अगर आर एन काउंटेबल तो आर एन एक्स भी काउंटेबल है। सो इसी के बेस पर मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखता हूँ। बस ये जो प्रूव किया है ना अपन ने, उसी को एक स्टेटमेंट बना के लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बाकी जो अपन ने ये प्रूव किया कि भाई काउंटेबल तो ये भी काउंटेबल होगा, ये वही चीज लिख रहा हूँ मैं। इंप्लाइज दैट R is countable if and only if Rx is countable। ठीक है, सो अपन ने अभी जो फाइनाइट वाला केस देखा था ना कि भाई R फाइनाइट है तो Rx क्या होगा, तो इनफाइनाइट आया था, तो वो इनफाइनाइटली काउंटेबल आया था वो। ठीक है, सो अगर R काउंटेबल तो Rx मेरे पास काउंटेबल होगा। आगे बात समझ में। और अगर Rx काउंटेबल तो मेरे पास R काउंटेबल होगा। सो देख लो कितना सिंपल सा इसका प्रूफ था, और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पॉलिनोमियल्स का सेट मेरे पास फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, और किस केस में मेरे पास ये काउंटेबल होगा और किस केस में अनकाउंटेबल। सो मेन प्रॉब्लम आती है काउंटेबल वाले में। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल वाले में तो क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिफाइन कर दो तो उससे अनकाउंटेबल आ गया, बट काउंटेबल वाले में मेन चीज है। ओके, तो इसी बेस पर अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंटेबल सेट्स। ओके, सो A is Z2x, B is QX, C is RX, D is Q complement X, and D E Q √2 X। बताओ इनमें से कौन से मेरे पास काउंटेबल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा क्योंकि Z2 काउंटेबल है, Q काउंटेबल है, R अनकाउंटेबल तो यानी कि काउंटेबल नहीं होगा, Q कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल है तो यानी कि ये नहीं होगा। Q √2 इसकी डेफिनेशन क्या होती है, A + B √2, यही होता है ना। सो ये काउंटेबल है, ये तो मेरे पास फाइनाइट नंबर ही ना। सो यानी कि एक तो मैं ऐसा डिफाइन कर लेता हूँ, एक सेट तो मैंने Q डिफाइन कर लिया, फिर यूनियन, फिर एक सेट मैंने क्या डिफाइन कर लिया, Q √2। ठीक है, Q √2 मतलब ये B √2 के पर्टिकुलर में है ये। ठीक है, सो यानी कि मैंने सभी एलिमेंट, सारे रेशनल नंबर को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया। सो ये मेरे पास नंबर क्या बनेगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल, यानी कि मेरे पास ये भी काउंटेबल है। ठीक है, आगे बात समझ में। सो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास कि भाई सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स मेरे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और आपसे मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे कुछ और पूछा जाएगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लेट R इज एनी सेट देन Px element of Rx has at most n zeros, ठीक है, B at least n zeros, C exactly n zeros,
डी डज नॉट हैव एनी जीरोस। ठीक है, सो इसमें ये ए वाला ट्रू होगा, एटमोस्ट एन जीरोस। यहाँ पर क्या है, पी एन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, पी एन एक्स, ओके, पी एन एक्स एलिमेंट ऑफ आर एन एक्स ले लो इसको। सो वो एटमोस्ट एन जीरोस। तो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन वाला होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से अपन इसको सॉल्व करते हैं। बाकी ये तीन तो आप डिलीट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से भी कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल से भी इन तीन को कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर में पॉलिनोमियल में डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट एन जीरो, यानी कि एन से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके मैक्सिमम कितने जीरो है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, दो ही जीरो है ना। और रियल नंबर में कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मान लो एन है, तो उसके पास एन से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब ये गलत हो गया, एग्जैक्टली एन जीरोस। तो यहाँ पे एक काम करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा ले लो। सो इसके रूट्स रियल नंबर में, रियल नंबर सेट में इसके रूट्स क्या आएंगे, नो जीरोस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या आता है कि x इक्वल टू प्लस माइनस आई, और i मेरे पास रियल नंबर में नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली एन जीरोस, तो यहाँ तो जीरो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर d में डज नॉट हैव एनी जीरोस, तो ये एग्जांपल ले लो, यानी कि ये भी क्रॉस हो गया। काउंटर एग्जांपल से ये तीनों खत्म हो गए। और इसमें अपन इंटीग्रल डोमेन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये क्वेश्चन एक और बार आएगा, रिंग थ्योरी में आएगा, और रिंग थ्योरी की हेल्प से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। और वो 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। वो आपने ये पढ़ लिया कि भाई अगर r काउंटेबल है तो rx काउंटेबल है, यानी कि rnx काउंटेबल है। अगर ये पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, सो कि भाई लेट a इज सबसेट ऑफ r। ठीक है, a एंड b सबसेट ऑफ r, देन मेरे पास x में एक सबसेट डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें अल्फा एलिमेंट ऑफ है सच दैट कि p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, वेयर px एलिमेंट ऑफ bx। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि ये सेट मेरे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ये x मेरे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो सिंपल है नहीं ये क्वेश्चन, बताओ। एक ही नज़र में आप इसको बता सकते हो कि काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा। तो इसमें केसेस बनाता है अपन कि अगर मान लो कि मेरे पास ए क्या है, काउंटेबल है। अगर ए काउंटेबल हो गया तो एक्स में कौन आ रहा है, एक्स में बेसिकली अल्फा एलिमेंट ऑफ ए ही तो आ रहे हैं ना, बाकी तो इस अल्फा के ऊपर ये कंडीशन है कि नहीं। तो क्या आ रहा है, अल्फा एलिमेंट ऑफ ए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक्स ए का सबसेट हो गया। अगर ए काउंटेबल तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स मेरे पास काउंटेबल ही होगा। क्या, अगर ए काउंटेबल है तो एक्स ऑब्वियस सी बात है कि ये काउंटेबल होगा, इंप्लाइज दैट एक्स इज काउंटेबल, एक्स इज काउंटेबल। ओके, अब नेक्स्ट देखो कि अगर मेरे पास बी काउंटेबल है, बी क्या है मेरे पास काउंटेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी एक्स यानी कि पी एक्स एलिमेंट ऑफ बी एक्स, इसका अगर मैं सेट बनाता हूं तो ये मेरे पास काउंटेबल होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, यानी कि इसको बी एन एक्स ले लो एक बार के लिए। बी एन एक्स में अपन चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि बी क्या है, बी एन एक्स का यूनियन ही है, और बी एन एक्स में चेक करना ईजी होता है, इसलिए मैं बार बार बी एन एक्स ले रहा हूँ। सो बी एन एक्स, ओके, सो इसमें मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा किस तरह का होगा, पी एन एक्स टाइप का होगा। ठीक है, अब जब मेरे पास ये सेट काउंटेबल है, और अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि इसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट एन जीरोस हो सकते हैं। तो क्या हुआ, ये काउंटेबल और एटमोस्ट एन जीरोस, तो यानी कि क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, काउंटेबल आ गए। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने, काउंटेबल। और किसके जीरो आ रहे हैं, ये पी एन एक्स के, यानी कि पी एक्स के। अब यूनियन लगा लो तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, अपन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं अपन। सो यानी कि इसके काउंटेबल जीरोस है, यानी कि इसके भी काउंटेबल जीरोस है, और इसके क्या है, काउंटेबल जीरोस है, यानी कि काउंटेबल अल्फा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर बी काउंटेबल है सो एक्स भी मेरे पास क्या होगा, काउंटेबल, एक्स भी मेरे पास क्या होगा, काउंटेबल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मान लो बी मेरे पास अनकाउंटेबल बट
ए क्या है मेरे पास, काउंटेबल। तो अगर ए काउंटेबल है तो एक्स क्या है, ए का ही तो सबसेट है ना, एक्स क्या है, ए का ही तो सबसेट है। फिर उसके ऊपर कंडीशंस लग रही, तो अगर भी अनकाउंटेबल भी हो गया तब भी मेरे पास एक्स क्या होगा, काउंटेबल होगा, तब भी एक्स मेरे पास काउंटेबल होगा अगर मेरा बी अनकाउंटेबल भी हो गया तो, क्योंकि ए मेरा क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही देखा अगर अपन, तो बी क्या है मेरे पास, काउंटेबल, बी क्या है मेरे पास, काउंटेबल, बट ए क्या है मेरे पास, अनकाउंटेबल। तो अब क्या केस बनेगा, जब मैंने ए को अनकाउंटेबल ले लिया तो बी क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल तो इसका मतलब क्या है, पी एक्स मेरे पास कितने होंगे, काउंटेबल। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स में कितने मेरे पास पी एक्स होंगे, यानी कितने पॉलिनोमियल मेरे पास, काउंटेबल। और काउंटेबल पॉलिनोमियल के कितने रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटमोस्ट एंड रूट्स, एटमोस्ट एंड रूट्स। तो यानी काउंटेबल के कितने काउंटेबल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटमोस्ट एन है ना, मतलब काउंटेबल है, तो काउंटेबल पॉलिनोमियल के एटमोस्ट काउंटेबल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास काउंटेबल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तब भी मेरे पास x क्या आएगा, काउंटेबल। तो x अनकाउंटेबल कब हो सकता है, जब a और b दोनों के दोनों मेरे पास अनकाउंटेबल हो, तभी जाके मेरे पास x का अनकाउंटेबल होगा, अदरवाइज x मेरे पास हर केस में काउंटेबल होगा। वापस बोल रहा हूं कि अगर a और b में से, अगर मेरे पास a और b में से कोई भी एक सेट काउंटेबल हो गया ना, कोई भी एक काउंटेबल हो गया ना, तो पक्की बात है कि सेट ऑफ जीरोज वो मेरे पास काउंटेबल होगा, ये कंफर्म है। और अगर ये मेरे पास दोनों अनकाउंटेबल होंगे तब जाके मेरे पास x क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेते हैं ना कभी कभार, कुछ भी टिपिकल सा दे देंगे और उसके ऊपर नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेंगे। ठीक है, सो ये चीज वहां पर काम आती है। इंप्लाइज दैट इफ a and b both are uncountable, then only x is अनकाउंटेबल। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सो अभी तक अपन ने जो पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा है ना, वो बेसिकली पॉलिनोमियल के लिए नहीं है, इस रूट्स के लिए है, नंबर ऑफ रूट्स के लिए है। सो अनकाउंटेबल कब होगा नंबर ऑफ रूट्स का कलेक्शन, जब मेरे पास a और b दोनों के दोनों अनकाउंटेबल होंगे। अदरवाइज अगर कोई एक भी काउंटेबल हो गया तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, सिर्फ काउंटेबल आएंगे। इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, डजंट मैटर, वो अपन जानते भी नहीं अभी, बट आएंगे कितने, काउंटेबल, इतना कंफर्म है। ठीक है, सो इसी बेस पे अपन क्वेश्चन लिखते हैं कि लेट a बी सबसेट ऑफ R, देन which of the following conditions imply that x equals to alpha element of A such that p of alpha equals to 0, where px element of bx is काउंटेबल। कि भाई कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर ये x मेरे पास x मेरे पास काउंटेबल होगा। सो a इक्वल्स टू z, b इक्वल्स टू z, b a इक्वल्स टू q और b इक्वल्स टू r, c a इक्वल्स टू q कॉम्प्लीमेंट, b इक्वल्स टू r, d a इक्वल्स टू q रूट 2, b इक्वल्स टू q रूट 3। ओके, इस तरह से आप कुछ बना सकते हो। तो किस केस में मेरे पास x काउंटेबल हो सकता है, तो काउंटेबल मतलब दोनों में से अगर एक भी काउंटेबल मिल गया मेरे को, a और b में से अगर एक भी काउंटेबल मिल गया तो x मेरे पास काउंटेबल होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो देखो a और b यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, z है, और z क्या होता है मेरे पास, काउंटेबल होता है। इसका मतलब ये चॉइस दिखाती है कि मेरे पास x काउंटेबल होगा। a इक्वल्स टू q ये काउंटेबल है और b इक्वल्स टू r ये भले अनकाउंटेबल है, बट a क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल हो गया इसका मतलब x मेरे पास काउंटेबल हो जाएगा। तो ये चॉइस दिखाएगी कि ये काउंटेबल है। a इक्वल्स टू q कॉम्प्लीमेंट ये अनकाउंटेबल है, इसको छोड़ो। b इक्वल्स टू r ये भी अनकाउंटेबल है, यानी कि दोनों के दोनों मेरे पास अनकाउंटेबल होंगे, तब जाकर मेरे पास x क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। ठीक है,
सो अपन को पूछा क्या गया है, काउंटेबल, यानी कि ये गलत है। फिर इधर क्यू रूट 2 क्यू रूट 3, यानी कि ये दोनों के दोनों काउंटेबल है। सो ये भी मेरे पास शो करेगा कि मेरे पास x क्या हुआ, काउंटेबल होगा। ठीक है। सो आज के लेक्चर में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई इस x की कार्डिनलिटी क्या होगी, ये काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, कब होगा। ठीक है। और इसी तरह की कुछ चीजें अपन सीक्वेंस में भी अपन चेक करेंगे, वहां भी अपन डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितनी होगी, नंबर ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नंबर ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये सब चीजें अपन वहां पे देखने वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर ऑफ रूट्स वाले। सो इस लेक्चर में भी अपन इतना ही करेंगे। ये मेन चीज थी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास क्या आएगा, अलजेब्रिक नंबर एंड ट्रांसस्कैंडल नंबर। ओके। सो इसको भी अपन डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद अपन सीक्वेंस की थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। ओके। सो ये काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पूरी जो अनकाउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी के 3 लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी इंपॉर्टेंस अगर आपने पढ़े हैं ढंग से, वो लेक्चर्स देखे हैं ढंग से, तो आप खुद समझ सकते हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रिक नंबर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।